Hello, Namaskar, good morning everyone. I am Ojas Shankar from HIS and today I am back with the analysis of the Hindu newspaper of 13th of June 2024. आज भी मैंने कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है और हम लोग देखेंगे कि कैसे इन आर्टिकल्स की मदद से हम लोग यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस की जर्नी को सप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला आर्टिकल है लोकसभा में एमपीस के ओथ को लेके। इलेक्शन होना है स्पीकर का, फिर डिप्टी स्पीकर का भी होगा, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे होता है, क्या होता है, कौन बुलाता है इन मीटिंग्स को। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि नई लोकसभा भी स्टार्ट होने वाली है। दूसरा, यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने रेट्स को स्टडी रखा है, इससे इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी बात करेंगे। तीसरा आर्टिकल है इंडिया जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड का सेकंड लार्जेस्ट इमिटर बन के उठा है, इसकी भी बात होगी। और पीएम मोदी जी G7 की मीटिंग में जाने वाले हैं, तो वहाँ क्या क्या होगा, होने की संभावना है, ये इसकी बात करेंगे। और G7 क्या है इसके बारे में बात होगी। और लास्ट बात होगी फूड इन्फ्लेशन के बारे में। ये तो मैंने कल भी इस पर डिस्कस किया था, 2 मिनट का बस इस पर एक शॉर्ट डिस्कशन रखेंगे हम। ठीक है, सो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल कि लोकसभा का जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है 24 ऑफ जून, स्टार्टिंग फ्रॉम June 24। और कब तक चलेगा? July 3 तक। और ये बात किसने कही है? पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो मिनिस्टर है किरण रिजिजू, इन्होंने कही। और राज्यसभा का सेशन 27 जून को चलेगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि जो ये सेशन चलेगा, इस सेशन को एड्रेस कौन करता है? तो जो भी पहला सेशन होता है, फर्स्ट सेशन को एड्रेस हमेशा ऑनरेबल प्रेसिडेंट करती है। जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी है, वो दोनों सेशंस को ज्वाइंटली करेंगी एड्रेस। कब? 27 ऑफ जून को। अब देखिए, अब यहाँ से ही हमें जो हमारे पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको समझनी है। ज्वाइंट सिटी, ज्वाइंट एड्रेस, ज्वाइंटली एड्रेस करेंगी हमारी प्रेसिडेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ से आ चुका है कि सेशंस को बुलाता कौन है पार्लियामेंट के? तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं। ठीक है, कहाँ पे बुला सकते हैं? तो एनी प्लेस, जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में ही बुलाना हो, किसी भी प्लेस पे प्रेसिडेंट बुला सकती हैं। तीसरी चीज, कोई मिनिमम टाइम है क्या कि इतने दिन पे मिलना ही चाहिए? तो जी हाँ, 6 मंथ्स का क्लाउज है, 6 मंथ्स के भीतर भीतर पार्लियामेंट को बुलाना ही पड़ेगा। और क्या कोई मिनिमम डेज है कि 10 दिन, 20 दिन, एक महीने चलाना पड़ेगा सेशन? जी नहीं, एक दिन के लिए भी मिले तो भी उसको कहा जाएगा मिलना। ठीक है, 1 डे भी एनफ है। बट विद इन 6 मंथ्स मीटिंग होनी जरूरी है, पार्लियामेंट्री सेशन होना जरूरी है। उसका टाइम डिसाइडेड नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई मंथ फिक्स नहीं है। इट्स अपॉन द प्रेसिडेंट कि वो कब बुलाना चाहती हैं, किस जगह बुलाना चाहती हैं। बस 6 महीने में एक बार बुलाना जरूरी है। ये यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान पे रखनी होगी। ओके, कौन बुलाता है सेशन? प्रेसिडेंट बुलाती हैं। कहाँ बुलाती हैं? एट एनी प्लेस। कितने दिन के लिए? कोई फिक्स डेट, कितनी, कोई फिक्स टाइम नहीं, बट 6 मंथ्स के भीतर बुलाना होता है। अब देखिए, अब तो ये फर्स्ट सेशन, पहला सेशन है क्योंकि अभी तुरंत इलेक्शन हुआ है, नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। तो उसका जो पहला सेशन बने, उसमें बहुत सारे सारे एमपीज जो लोकसभा के गए हैं, जिन लोगों का ओथ हो एमपीज का, ये ओथ कौन कराता है? पता है एमपीज का ओथ कौन कराता है? एमपीज का ओथ कराते हैं स्पीकर। कौन स्पीकर? प्रोटेम। स्पीकर प्रोटेम, जो एक टेम्पोरी पीरियड के लिए बनाया जाता है। ये टेम्पोरी पीरियड के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये पोस्ट, इनका काम है सारे एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ओथ दिलाना। ये सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ओथ दिलाते हैं स्पीकर प्रोटेम। उसके बाद ये पोस्ट खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अब ये स्पीकर प्रोटेम कौन है भाई? वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर ऑफ द हाउस।
जो भी सबसे सीनियर लीडर होंगे हाउस के, उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है, वही ये काम करते हैं। ठीक है, दो चीजें क्लियर हुई। अब तीसरी चीज, ये तो हो गया, एमपीज का ओथ हो गया, सेशन बुला लिया गया, एमपीज का ओथ भी करा दिया गया, प्रोटेम स्पीकर भी हो गया। स्पीकर का इलेक्शन कब? स्पीकर का इलेक्शन कौन करेगा, कैसे करेगा, ये समझना ज्यादा जरूरी। ये स्पीकर बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी। स्पीकर जो है, इसके इलेक्शन की डेट डिसाइड करता है कौन? प्रेसिडेंट। ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो डेट डिसाइड करेंगी कि स्पीकर का इलेक्शन कब होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, स्पीकर के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? क्या सिर्फ लोकसभा के एमपी करते हैं, राज्यसभा के एमपी करते हैं, एमएलए भी करते हैं, क्या होता है इसमें? तो स्पीकर के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के एमपीज वोट करते हैं। लोकसभा के एमपीज ही सिर्फ वोट करते हैं स्पीकर। क्यों? क्योंकि स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा को चेयर करते हैं, और स्पीकर जो है वन ऑफ द मेंबर होना जरूरी है लोकसभा का। कोई लोकसभा का एमपी जो होंगे वही स्पीकर बन सकते हैं, कोई और स्पीकर नहीं बन सकता है। ठीक है, और मोस्ट लाइकली इस बार बीजेपी से ही बनने जा रहे हैं स्पीकर, जो भी हमारे बनेंगे। ठीक है, स्पीकर का इलेक्शन हो गया, कौन डिसाइड करेगा डेट? प्रेसिडेंट। कौन वोट करेगा उसमें? लोकसभा के सारे मेंबर्स। और कौन बनेगा? तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो बनेगा। और कहाँ का वोट? सिर्फ लोकसभा का, इसमें राज्यसभा या एमपी, एमएलए या कोई और वोट नहीं करता है। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर हो गई। तीसरी चीज, इस बार पहली बार पिछले 10 सालों में फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने जा रहे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये भी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है भाई? लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो लीडर है, वो नेता होगा जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है, लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी जिसके पास 1/10 एमपीज हो मिनिमम। ठीक है, 1/10 एमपीज मतलब ऑलमोस्ट 543 सीट्स है, तो 55 एमपीज का सपोर्ट जिसके पास हो, उसमें से जो लार्जेस्ट पार्टी होगी उसके जो लीडर होंगे वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी होते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसको कहा जाता है हाउस में। और ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, इनके पास ऑलमोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर पावर होती है, इनको कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का दर्जा मिलता है। दूसरी चीज, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का इन्वॉल्वमेंट होता है। सीबीआई के डायरेक्टर हों, या बहुत सारे रिक्रूटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के, उनमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का से होता है। इनको भी, ये भी उसके मेंबर होते हैं जो डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब पिछले 10 साल से लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई थे नहीं। क्यों? क्योंकि किसी पार्टी को अकेले 1/10 का आंकड़ा मिल नहीं रहा था। इस बार कांग्रेस को 99 सीट्स आई हैं, तो कांग्रेस से ही कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेंगे। और ये जो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेंगे, वो अपने जो भी उनको कार्य प्रणाली में मिलेगा काम, वो सारी चीजों में वो पार्टिसिपेट करेंगे या करेंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे। प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर, फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, डेट कैसे बुलाया जाता है, ये सब। अब ये सारी चीजें हो गई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच रही है, और वो बच रही है जो यहाँ इस आर्टिकल में नहीं है बट उसके अलावा है, डेप्यूटी स्पीकर। ये क्या होता है भाई डेप्यूटी स्पीकर? डेप्यूटी स्पीकर जो है, ये स्पीकर जब एब्सेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, एब्सेंट ना कि वैकेंट, जब एब्सेंट होते हैं तब डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर का काम करते हैं। ठीक, अब इनको इलेक्ट कौन करता है? सेम प्रोसीजर, इनको भी इलेक्ट लोकसभा के मेंबर्स, जो एमपीज है लोकसभा के, वो लोग मिलके करते हैं। इनके इलेक्शन का डेट डिसाइड कौन करता है? इनके इलेक्शन का डेट डिसाइड करते हैं हमारे स्पीकर। स्पीकर जो है वही डेट डिसाइड करेंगे डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का। अब देखिए, स्पीकर को अगर रिजिग्नेशन देना होगा तो वो डिप्टी स्पीकर को देगा, और डिप्टी स्पीकर को अगर रिजिग्नेशन देना होगा तो वो स्पीकर को रिजिग्नेशन देगा। ठीक है,
और डिप्टी स्पीकर का जो ऑफिस है वो स्पीकर के ऑफिस के सबऑर्डिनेट नहीं होता है, वो इक्विवेलेंट टू स्पीकर होता है। जब ये एब्सेंट होते हैं तो इनका काम करता है, बट जब स्पीकर पावर में है तो डिप्टी स्पीकर जस्ट लाइक ए नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर वो ना बैठते हैं। ठीक है, ये हो गई डिप्टी स्पीकर के बारे में बात। यहाँ पे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर किया है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब इस बार कैसे है कि बहुत सारे एमपीज पहली बार आए हैं, इन सबको डेटा को याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन डेटा जो आपको ध्यान पे होना चाहिए कि इस बार ओनली 74 वुमेन एमपीज, सिर्फ 74 वुमेन एमपीज आउट ऑफ 543, सिर्फ 74 एमपीज ही इलेक्ट हुई हैं। इसलिए नारी शक्ति वंदना अधिनियम की जरूरत भारत में बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई, 1/3 वुमेन तो लाओ, कम से कम नाम के लिए पहले लाओ, धीरे धीरे इंपावरमेंट हम लोग बढ़ाएंगे। बट ये बहुत कम नंबर है वुमेन। कम से कम यहाँ 200 वुमेन एमपीज होनी चाहिए थी। चलो 200 मैंने ज्यादा भी कह दिया, 150 तो होनी चाहिए थी। इसका डबल नंबर होना चाहिए। ये बहुत कम है। ठीक है, चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? यूएस फेड। यूएस फेड क्या होता है? यूएस जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक, वो अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है उसको यूएस फेड कहते हैं, वो वहां का सेंट्रल बैंक है यूएस फेड। इसने क्या किया है, मतलब ये एक शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है, इसका पूरा नाम है यूएस फेडरल रिजर्व। उसका उसने क्या किया है कि अपने रेट्स को स्टेडी रखा है। स्टेडी मतलब कांस्टेंट, नो चेंज, उसमें चेंज नहीं लाया है। ठीक है, और अभी तक इस साल में सिर्फ एक ही कट उसमें देखने को मिला है। अब उसने क्या किया है नहीं किया वो हमारे लिए ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, कितना रेट है ये सब जानने की जरूरत नहीं। जानने की ये जरूरत है कि अगर यूएस फेड में, यूएस फेडरल रिजर्व अपना रेट इंक्रीज कर देता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, इंटरेस्ट, तो इंडिया की इकोनॉमी पे उससे क्या फर्क पड़ेगा? और अगर वो रिड्यूस करता है तो उससे इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, यूएस की करेंसी क्या है? डॉलर है। इंडिया करेंसी क्या है? रुपया है। ठीक है, अब कोई भी जो इन्वेस्टर है वो जब देखेगा कि यूएस फेडरल रिजर्व हमें ज्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, वहां रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? इंडिया से अपना कैपिटल फ्लाइट कर लेगा, कैपिटल उठाएगा, जो भी यहाँ पे उसने पोर्टफोलियो में लगाए थे या जो भी इन्वेस्टमेंट उसके इंडिया में थे, वो यहाँ से उठा के यूएस के बॉन्ड्स में, शेयर्स में लगाने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे ज्यादा फायदा मिल रहा है, यहाँ डॉलर है, ऑब्वियसली वहाँ की करेंसी भी ज्यादा पावरफुल है यहाँ से, वहाँ की रेटिंग भी ज्यादा अच्छी है, तो वो वहाँ पैसे लगाने लगेगा। लेकिन अगर वही वहाँ का रेट घटता है, तब वो लोग इंडिया जैसे या और भी कोई मार्केट को सर्च करेंगे जहाँ पे उनको अच्छा रिटर्न मिल पाए एज कम्पेयर टू यूएस फेडरल रिजर्व। ये जब कम होगा तो इंडिया के लिए बेहतरी होगी, ये जब बढ़ेगा तो इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा। यही मेन कंसेप्ट यहाँ पे समझने की जरूरत है। ठीक है, ये दो आर्टिकल्स हो गए। नाउ कमिंग टू द थर्ड आर्टिकल, क्या है कि स्टडी रैंक्स इंडिया सेकंड इन नाइट्रस ऑक्साइड इमिशंस। हमारा प्यारा भारत नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन में सेकंड रैंक पे आ गया है। इसमें खुश होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, वो गैस जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। ठीक है, और कितना इंक्रीज करता है? फार मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज्यादा। और इंडिया जो है वो टोटल इमिशन का 11% सिर्फ इंडिया से हो रहा है। सोच रहे हो आप? टोटल पॉल्यूशन का 11%, 16% चाइना कर रहा है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया कर रहा है। और इसका मेन रीजन क्या है, मेन कारण क्या है इस नाइट्रस ऑक्साइड के प्रोडक्शन का? वो है फर्टिलाइजर का यूज। इन शॉर्ट, एग्रीकल्चर। हमारा एग्रीकल्चर में जितना ज्यादा हम लोग फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, उसके चलते N2O हवा में ज्यादा से ज्यादा फैल रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है।
which is a bad symbol for our economy, for our health, for our environment, everything. ठीक है। और ये डेटा किसका है? अर्थ सिस्टम साइंस डेटा। इसने वेडनेसडे को ये डेटा निकाला है, आज थर्सडे है, आज के पेपर में ये बात छप गई कि आप जो है सेकंड आ चुके हैं। ठीक है। अब ये जो N2O इमिशन है, जो टोटल N2O इमिशन होता है ह्यूमन एक्टिविटीज, वो 40% से इंक्रीज हो गया। इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 40%, 3 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ N2O पर ईयर इन पास्ट 4 डेकेड। पिछले 40 सालों में 40% से इंक्रीज हुआ है। सोच रहे हो आप कितना ज्यादा इंक्रीज है ये? और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते इतना इंक्रीज हुआ है। नेचुरल तरीकों से होता है, नेचुरली भी N2O रिलीज होता है, आपके वेटलैंड्स के थ्रू होता है। बट एग्रीकल्चर जो इसमें सबसे बड़ा कारण है, टोटल कंट्रीब्यूटर जो है 74% जो है वो अमोनिया, एनिमल मैन्योर, यही सारी चीजें 74% टोटल एंथ्रोपोजेनिक N2O इमिशन का कारण। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के चलते मेजोरिटी ऑफ N2O पोल्यूशन होता है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंस में भी ये आपसे अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे सीधा ये कोट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको रोकना जरूरी है, अदरवाइज बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा हमारे लिए। अगर हम लोगों ने ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ गई, अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ेगा ना, अभी तो गर्मी बस ट्रेलर दिखा रही है, फिर पूरी मूवी दिखाएगी। ठीक है। बहुत इश्यू क्रिएट हुआ, ये हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर G7 कंट्रीज में जाने वाले हैं, G7 कंट्रीज की मीटिंग में जाने वाले हैं, जो कहाँ होने वाली है? इटली में। और सारी निगाहें कहाँ हैं? जेलेनिस्की के ऊपर है, ट्रूडो के ऊपर है, कहीं और आपको देखने की जरूरत नहीं है। नजरें कहाँ है? जेलेनिस्की और ट्रूडो के ऊपर। क्यों है? इसलिए है क्योंकि जेलेनिस्की के साथ जो है युद्ध चल रहा है। जेलेनिस्की कौन है? जेलेनिस्की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट। और यूक्रेन का किसके साथ युद्ध चल रहा है? रशिया के साथ युद्ध चल रहा है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रोकना जरूरी है, क्योंकि उससे हमारा इंपोर्ट भी प्रभावित हो रहा है। पूरी दुनिया उसके चलते डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित हो रही है। इस चीज को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसमें जाके उनसे क्या बात होती है, उस पर ध्यान होगा। और दूसरा, ट्रूडो। ट्रूडो कौन है भाई? तो ट्रूडो है कनाडा वाला। इनका हर बार ये लोग इंडिया पे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि हम लोग उनके यहाँ के सिविलियंस को मरवा रहे हैं, या वहां पे टेररिस्ट अटैक कराने की कोशिश इंडिया कर रहा है। बट सच्चाई ये है कि वो हमारे यहाँ का जो एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, खालिस्तानी एक्टिविज्म को कनाडा का एक इनडायरेक्ट सपोर्ट है। इस चीज को लेके भी वहां पे बात होगी। जो हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ट्रूडो जी से बात करेंगे कि भाई इस चीज को आप सपोर्ट मत कीजिए। और ये बात किसने कही है? ये बात कही है विनय क्वात्रा जी ने, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं। ठीक है। वहां जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, मेलोनी जी से भी मिलेंगे, इटालियन प्राइम मिनिस्टर से, और बाकी लोगों से भी बातचीत होगी, खासकर जेलेनिस्की और ट्रूडो से। ओके। आप देखिए, G7 में जा रहे हैं, तो G7 है क्या, पहले ये पता होना जरूरी। G7 जो है वो दुनिया के मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप, जिसमें आता है जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली एंड जापान। ठीक है। सारे वेस्टर्न नेशन से अपार्ट फ्रॉम जापान। क्या इंडिया G7 का मेंबर है? नहीं, इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। तो इंडिया प्राइम मिनिस्टर क्यों जा रहे हैं? इनको स्पेशल इनवाइट किया गया है, along with 12 कंट्रीज के और लीडर। इनको इनवाइट किया गया है G7 की मीटिंग में। और किसको किसको किया गया है? अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, इजिप्ट, केनिया, मॉरिटेनिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, ट्यूनिशिया एंड यूएई। इन लोगों को भी इनवाइट किया गया है। उसके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी किया गया है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया को वहां पे जाकर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो एक बढ़िया बड़ा फोरम मिल जाता है अपनी आवाज को वहां पे रखने। ठीक है। दूसरी चीज, वहां पे रशिया जो था, पहले G8 का मेंबर हुआ करता था। ये G7 जो है पहले G8 होता था।
बट जब रशिया ने क्रीमिया पे अटैक किया, उसके बाद से रशिया को यहाँ से छोड़ना पड़ा या हटा दिया गया। फिर ये ग्रुप G7। बट ये जो सारे G7 के मेंबर्स हैं, ये G20 के भी मेंबर्स। अभी हमारे देश में G20 का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था कुछ ही दिनों पहले। काफी बढ़िया और काफी भव्य आयोजन हुआ था। और ये G20 के मेंबर्स पे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। कौन कौन मेंबर हो गया G20 का? जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान तो है ही है, साथ में रशिया। ठीक है। और इंडिया तो है कि हमने तो अभी होस्ट ही किया था। ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, चाइना, साउथ कोरिया, मेक्सिको, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना और टर्की। ये सारे देश हैं। मतलब मिडिल ईस्ट से अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक सऊदी अरेबिया। ठीक है। उसके अलावा ये सारे देश जो है वो मेंबर्स हैं G20 के। ये चीज हमें ध्यान पे रखनी है कि G20 पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है। अभी हमारे यहाँ पे इसका बहुत बड़ा आयोजन भी हुआ था G20 का, इसलिए इसको ध्यान पे रखने की जरूरत। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट आर्टिकल। ये लास्ट आर्टिकल क्या है? फूड इन्फ्लेशन के ऊपर। फूड इन्फ्लेशन स्पाइक इन अर्बन इंडिया नियर 9%। फूड इन्फ्लेशन फिर से बढ़ के 9% हो गया है। होना कितना चाहिए? 4 ± 2%। मतलब मैक्सिमम 6% होना चाहिए, हो गया है 9%। मतलब 3% बढ़ा हुआ है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। ये बढ़ गया है। अब मैंने कल इस चीज पे बहुत डिटेल डिस्कशन करी थी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। फिर से अभी एक ब्रीफ बस बताऊंगा मैं। ये जो फूड इन्फ्लेशन है, ये आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन में आ जाएगा। ठीक है। कोर इन्फ्लेशन में नहीं आएगा। हेडलाइन में क्या क्या आता है? फूड प्लस फ्यूल। और कोर में क्या आता है? एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम फूड एंड फ्यूल। इन दोनों को हटा के बाकी सारी चीजें कोर में, और ये दोनों चीजें जो है वो आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन में आती है। ठीक है। अब सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो कल का वीडियो आप देख लीजिए, आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको चीजें यहाँ पे कुछ समझ में आई हो। ये पहला आर्टिकल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी के प्रोस्पेक्टिव से। ये वाला जो पार्ट है हमारी वीडियो का, वो आपको देखना है, अच्छे से रिवाइज करना है उसको, और हो सके तो उसका नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटी के स्टैटिक टॉपिक से ये रिलेटेड। ठीक है। बाकी आपको सेशन जैसा भी लगा हो आप फीडबैक में बता सकते हैं। कल के डिस्कशन के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। साइनिंग आउट, ओजस शंकर।